मॉर्निंग क्लास। आज हमारा क्वेश्चन आंसर करने का टाइम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बेटा विरंजक चूर्ण। क्या लिखेंगे? विरंजक चूर्ण। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम क्या लिखेगा? ब्लीचिंग पाउडर। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो अगर आपको ध्यान हो, वो रिएक्शन ऐसे थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से क्रिया करवाते थे और क्या बन जाता था? CaOCl2 में H2O बनता था साथ में। तो इसका मतलब कौन सा रिक्वायरमेंट है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो आप क्या लिखेंगे उस पदार्थ का नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या बुझा हुआ चूना लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्लेक्ड लाइम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्लेक्ड लाइम। और स्लेक्ड लाइम को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है ना। और उसका अगर फॉर्मूला लिखना हो तो आप लिख सकते हैं CaOH2। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको याद हो कल जो हमने पढ़ाया था, तो कठोर जल को मीठा करने के लिए हम धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? धावन सोडा। धावन सोडा। धावन सोडा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। और अगर इनका फॉर्मूला भी लिखना हो साथ में तो हम क्या लिखेंगे? Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब ये मीठा सोडा बोल रहा है। तो अगर आपको कुछ याद ना हो तो आपको इतना तो याद है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं हम। और बेकिंग सोडा में क्या निकलती है? CO2 गैस। बाकी तो अपने आप ही हो जाएगी। क्या होता है? तो हमें इसके लिए समीकरण भी लिखनी है, तो हम लिखते हैं समीकरण NaHCO3। ठीक है, हमने इसे गरम किया। गरम करने के बाद हमें जो मिलेगा वो है Na2CO3 प्लस, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, प्लस मिलता है H2O और साथ में क्या निकलती है? CO2। यहाँ पे 2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे NaHCO3 के आगे। ठीक है, मेरे में स्पेस नहीं था तो मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है। तो ये पूरी रिएक्शन क्या है? 2NaHCO3 गरम किया, Na2CO3 H2O प्लस में CO2 बना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ये समीकरण भी कल करवाई थी आपको। तो पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पांचवें क्वेश्चन में उसने बोला है POP। तो POP का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है ना, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP। और उसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल लगेगा? 1.5 H2O लिखेंगे हम। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट 2H2O में। हार्ड हो जाता है ना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो हमारे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। अब हम NCERT टेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखो, रेड को, लाल लिटमस को वो क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। इसका मतलब वो रेड को ब्लू कर रहा है। तो मैंने बोला था बी से बेस याद रख लेना। तो इसका मतलब वो एक बेस है, और बेस है तो उसका 7 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 10। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर भी अभी कभी आप भूल जाओ तो पेपर में ना थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हो कि पेपर में जब कभी आपको क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप ओड वन आउट कर दो। ओड वन आउट का मतलब होता है जो विषम है सब में
जो समानता दिखाए उनको एक साइड कर दो, जो विषम है उसको अलग कर दो। देखो 7 से नीचे कितने हैं, एक, आपको ये नहीं ध्यान कि एसिड बेस क्या होता है, बस इतना ध्यान है 7 से नीचे वाले एसिड, 7 से ऊपर वाले बेस। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये भी 7 से नीचे है, ये भी 7 से नीचे है, ये भी 7 से नीचे है, तो बस ये एक ही है जो 7 से ऊपर है। इसका मतलब सारे तो आंसर हो नहीं सकते, यही आंसर होगा। ये है तब जब आपको कुछ नहीं आता हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझो, उसने एक पहेली पूछी है। क्या पूछी है? कोई विलयन है अंडे के पिसे हुए कवच से, मान लो ये कोई है, ठीक है। कोई विलयन मतलब कोई, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उससे गैस उत्पन्न हुई जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसका मतलब क्या निकल रहा है? CO2 निकल रहा है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात क्या है, उसने बोला है कि ये विलयन कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो ये देखो, जो अंडे का कवच होता है वो किससे बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट से। टफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। और कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको ध्यान हो, एक चैप्टर के अंदर आया था, जब कोई धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो CO2 बनाता है, CO2 निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अम्ल दिखाई दे रहा है आपको, देखो ध्यान से, ये क्या है? NaCl लवण। ये क्या है? लिथियम Cl लवण। ये क्या है? लवण। ये क्या है? एसिड। तो आंसर क्या होगा? HCl। ये भी देखो उसी तरीके से है, जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप सिर्फ ये देखो कौन सा अलग है। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये एक एसिड है। तो आपको क्वेश्चन नहीं भी आता था तो भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अब आपको पता है कि जब कोई धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट की किसी अम्ल के साथ रिएक्शन होती है, अम्ल मतलब एसिड के साथ, तो यहाँ पर HCl क्या है हमारे पास? एसिड। तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है जब कोई धातु का कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट रिएक्शन होता है तब। यहाँ पर अगर धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट हो तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, यदि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, ठीक है। क्या बोला उसने? दोबारा से बता रही हूँ कि NaOH का 10 ml HCl के 8 ml को एक तरीके से उदासीन कर देता है, मतलब इनको ख़त्म कर देता है, उसका एसिडिक कैरेक्टर ख़त्म कर देता है, दोनों उदासीन हो जाते हैं मिलके। तो वो ये पूछ रहा है कि अब यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले लें, इसको 20 ml ले लो आप, ठीक है, तो ये बताओ HCl कितनी मात्रा में होगी उसकी आवश्यकता जो उदासीन हो जाएगा? HCl कितना उदासीन हो जाएगा, मतलब ये पूछ रहा है। अब सीधी सीधी बात है, तो सिंपल मैथ है तुम्हारा, 10 ये था तब इसको 8 की ज़रूरत थी, तो ये 20 होगा तो इसको 16 की ज़रूरत होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 16 ml, डी। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इंग्लिश में लिखा होगा बेटा, विच मेडिसिन विल बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। अपच मतलब एसिडिटी। तो अब एसिडिटी जब हो जाती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, जो एसिड के विरोधी होती हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम? एंटासिड, ठीक है। क्या होते हैं? एंटासिड। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? C, एंटासिड, ठीक है। अगर आपको फिर भी इन तीनों में थोड़ा सा बताना पड़े मुझे कि ये क्या चीज़ें क्या हैं, तो एंटीबायोटिक सुने होगा आपने। अच्छे बैक्टीरिया से हमें कुछ मेडिसिन मिलती हैं, तो वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, ये होती हैं। एनाल्जेसिक होता है जब आपको कोई दर्द होता है ना, पेन किलर दवाइयाँ जिसको बोलते हैं, पीड़ाहारी, वो एनाल्जेसिक होती हैं। एंटीसेप्टिक होता है जब आपको कोई चोट लग जाती है तो उन जीवाणुओं को उस चोट के आजू बाजू जो लगे हैं उनको मारने के लिए जो लगाई जाती है, जैसे डिटॉल है, वो एंटीसेप्टिक है, सैवलोन एंटीसेप्टिक है। तो ये जो हैं ये है। तो हमारी एसिडिटी ख़त्म करने के लिए कौन सा हुआ? एंटासिड, ठीक है। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद
संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसने बोला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहले तो आपने क्या लिखना है, जैसे आप लिखोगे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना वो बता रही हूँ मैं आपको। पहले लिखोगे आप जिंक, और फिर उसने किसके साथ रिएक्शन की, तनु सल्फ्यूरिक जो अम्ल, और उसके बाद जो बनेगा जैसे जिंक सल्फेट बनेगा वो लिखना है, मतलब पहले शब्दों में लिखना है आपने, और फिर आपने इक्वेशन लिखनी है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने पहले क्वेश्चन ए पार्ट ए जो है वो देखा है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ, इसका मतलब मेटल कौन सी है यहाँ पर, जिंक। तनु का मतलब क्या होता है बेटा, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लिया गया है, तो हम लिख देंगे डाइल्यूट को सिंपल आप DIL करके लिख दो, और तनु तो आपने लिखना ही है डाइल्यूट, और आपको क्या दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो आपने पढ़ रखा है, जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये आ जाएगा आपका ZnSO4 प्लस में H2। समझ में आ गया क्वेश्चन। इसके बाद हम अगला आते हैं बी पार्ट है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम और क्या है HCl, तनु लिख लेना ऊपर, क्या हो जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, 2 मोल्स लगेंगे, ये बन जाएगा MgCl2 प्लस में H2, ठीक है। ये क्या है MgCl2, क्योंकि जब भी कोई धातु किसी एसिड के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी होगा क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं अगला बेटा सी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एसिड, ये भी एसिड है। धातु जब किसी एसिड के साथ क्रिया करता है तो अब इसका कंपाउंड बनाओगे, देखो एल्युमिनियम के ऊपर होता है क्या 3, सल्फेट के ऊपर क्या होता है 2, तो दोनों की परस्पर गुना कर देंगे तो सल्फेट का 2 इधर आ जाएगा, और ये आपको पता ही सिखा रखा है सब आपको। तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा इस तरीके से, प्लस बनानी है हाइड्रोजन गैस। जब आप इसको बैलेंस कर रहे हो, देखो 3 सल्फेट चाहिए तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, 2 एल्युमिनियम चाहिए तो 2 लगा दिया, हाइड्रोजन देखो 3 चाहिए तो 3 लगा दिया। अब ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर पार्ट सी। अब आते हैं हम पार्ट डी पर। पार्ट डी, तो डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट ये कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। आपके इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा बेटा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन आयरन के साथ, ठीक है ना। तो आयरन क्या होता है, आयरन होता है Fe, ठीक है ना, उसके साथ कौन सा एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा FeCl2 प्लस में H2, 2 इसकी गुना कर दो, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। सारी की सारी वही हैं, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन वैसे आपने पहले भी कर रखा है, क्या है देखो, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते तो है उनके फॉर्मूले में। ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो कोई, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, है ना इसके अंदर 12 हाइड्रोजन। लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जब इनको पानी में घोला जाता है तो इनसे आयंस नहीं बनते, ठीक है ना। ये जो ग्लूकोज है ये आयनीकृत नहीं होता, और आयनीकृत होकर ये H+ नहीं देता, ये पहले भी आ चुका है ना। तो लेकिन इनका वर्गीकरण अम्लीकरण नहीं होता, इस तरह एक क्रियाकलाप द्वारा इसे समझाएं। तो क्रियाकलाप आपके पहले भी आ चुका है बुक में, तो हम एक बार पीछे जा रहे हैं। तो ये क्रियाकलाप आ चुका है कहाँ, थोड़ा पीछे भी है और पीछे है, कौन सा डायग्राम बनाना है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप उसको देख लें। बस अब तो आने ही वाला है, ये आ गया, ये चाहिए था हमें, याद आ गया। तो ये आपने बनाना है चित्र, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, हिंदी मीडियम के लिए भी है। हिंदी मीडियम में ये मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में उनको वो मिलेगा। तो ये चित्र बनाना है, वैसे मैं आपको रिटर्न मटेरियल भेज ही दूँगी,
तो अब आते हैं हम कि क्यों नहीं ग्लूकोज और जो अल्कोहल है वो क्यों नहीं देते अम्लीय परीक्षण। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि वो आयनीकृत नहीं होते और H+ आयन में नहीं टूटते। जबकि दूसरा कोई अम्ल और क्षारक अगर दे रखा होता तो वो आयनीकृत होकर अम्ल H+ और बेस जो हैं क्षारक जो हैं वो OH- देते हैं। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। उसके बाद 7th क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। 7th क्वेश्चन है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। तो जो 7th क्वेश्चन है सिंपल है बिल्कुल। आश्रित जल जो होता है वो इसलिए चालक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर आयन्स ही नहीं होते। अब जब आयन ही नहीं है तो उसके अंदर से बिजली पास कैसे होगी। जो बिजली पास करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, या तो इलेक्ट्रॉन हो या आयन्स हो। तो जो आश्रित जल है जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट हैव एनी आयन्स, ठीक है ना, उसके अंदर एक भी आयन नहीं होता, सिर्फ प्योर वाटर होता है वो, ठीक है। जबकि वर्षा का जल, अब वर्षा का जल तो आपने पढ़ा था, वर्षा का जल का pH 7 से कितना होता है, 7 से कहाँ पहुँच चुका होता है 5.6 तक नॉर्मली। 7 तो तब होता है जो बिल्कुल प्योर वाटर हो, लेकिन सब जगह थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से क्या बन जाता है H2CO3। CO2 जो वातावरण में CO2 होती है वो बनाती है H2CO3 पानी के साथ मिलके। तो ये तो क्या है, अम्ल है, और इस वजह से इसके अंदर आयन्स हैं। कौन कौन से, ये आयन्स हैं। एक H2CO3 टूटता है तो 2 H+ देता है और एक CO3 2- कार्बोनेट आयन देता है। तो इस वजह से वर्षा के जल में अम्ल होने के कारण अशुद्धियाँ हो जाती हैं ना पोल्यूशन की वजह से, तो उनके कारण वर्षा का जल थोड़ा सा अशुद्ध होता है। इस वजह से उसमें आयन्स होते हैं और इसी वजह से वो विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अब जल की अनुपस्थिति, इसका मतलब वाटर इज एब्सेंट, ठीक है। अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, इसका मतलब फॉर एग्जांपल हम ड्राई HCl गैस लें। HCl जो होता है वो एक गैस होती है, तो अगर हम ड्राई HCl गैस लें और इसको लिटमस से टेस्ट करें, हमें पता है वैसे तो कि ये एसिडिक है, HCl दिख रहा है हमें, लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे ना तो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लिटमस पत्र है वो भी सूखा है, ड्राई है, ये भी HCl गैस, तो इसका मतलब पानी नहीं है। और अगर आपने कभी परिभाषा सुनी हो तो हम क्या कहते हैं कि अम्ल अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और इसी वजह से लिटमस का टेस्ट आता है। अब जब जलीय विलयन ही नहीं बना, एक्वस सॉल्यूशन ही नहीं बना, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन क्या थी, एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच फर्निश H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। जब एक्वस सॉल्यूशन ही नहीं बना पानी की एब्सेंस में तो वो टेस्ट भी नहीं देगा, ठीक है। हो गया, इतनी सी बात लिखनी है इसमें। अगला क्वेश्चन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। 5 विलयनों में से, मतलब 5 सॉल्यूशन दिए हैं, 5 सॉल्यूशन ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक मतलब pH पेपर वाला से जांच की जाती है तो pH के क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। कौन सा है, 7, सिंपल था। उसके बाद हम आते हैं अगला, प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखो कौन है, एक था, देखो 7 से ऊपर वाले देखने ना, तो एक है 11 और एक है 9। तो प्रबल कौन सा होगा, ये प्रबल होगा, ये वीक होगा। ये प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस, क्योंकि इसकी थोड़ी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो दुर्बल क्षारीय है 9 नंबर, प्रबल क्षारीय है 11 नंबर और उदासीन हो गया 7 नंबर। अब बात करते हैं अम्लीय की। तो अम्लीय में एक दे रखा है pH, देखो एक दे रखा है 4 और एक दे रखा है 1, ठीक है। तो 4 जिसका है, A नंबर का है ना 4 शायद, तो A जो है वो क्या है, वो दुर्बल अम्ल है जिसका 4 है, और 1 जिसका है वो प्रबल अम्ल है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है pH की। और pH की जितनी वैल्यू कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये हो गया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद उसने क्या पूछा है,
पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि सबसे छोटा कौन है, फिर बड़ा 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 करके, इसका मतलब उनकी हाइड्रोजन आयन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले सबसे कम किस में होगा, सबसे कम तो उसमें होगा जो बेस होगा, और बेस भी जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस कितना था, जिसका हम इन पे नंबर लिख लेते हैं एक बार। ये वाला कौन सा था, डी। ये वाला कौन सा था, 11 नंबर पे था ना, ये था सी। ये वाला ई। ये वाला है दुर्बल अम्ल था ए, और ये वाला हमारा है बी, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया था आपको। उसके बाद हमने लिखना है इसको आरोही क्रम में। तो इसका मतलब पहले सबसे कम वाली देखो, सबसे प्रबल क्षारक देखो, प्रबल क्षारक कौन है, सी। तो उसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की सबसे कम है। उसके बाद ज़्यादा किसकी है, दूसरा देखो, दूसरा था हमारा नो वाला कौन है, ई। तो ये आ जाएगा हमारा ई। उसके बाद देखो, उसके बाद उदासीन का नंबर, उदासीन कितने नंबर पे है, डी पे, तो वो आ जाएगा हमारा डी। उसके बाद एसिड में भी कम एसिड वाला कौन है, दुर्बल अम्ल है ए, और फिर आएगा हमारा बी। समझ में आ गया। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं, बेस के अंदर कम होते हैं, तो इसी तरीके से हमने लिख दिया। अब इसके बाद आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में बोला गया है, परख नली ए एंड बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक जो है हमारे पास ए परख नली है, एक है हमारे पास बी। दोनों में मैग्नीशियम डाला, दोनों में मैग्नीशियम डाल दिया, बट इस ए वाले में डाला हमने HCl, इस वाले में डाला हमने एसिटिक एसिड, ठीक है। तो उसने पूछा है कौन सी में तेजी से बुदबुदाहट होगी। पहले तो आप ये समझो कि होगा क्या। जब कोई धातु, जब कोई मेटल, पहले हम ए वाले की पढ़ते हैं, किसी अम्ल के साथ क्रिया करेगी, अम्ल तो ये भी है और अम्ल ये भी है, तो क्या निकलेगा, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो वो जो बुदबुदाहट है, वो एफरवेंस है, जो एक तरीके से जब कोई गैस बनती है तो जो बबल्स बन रहे हैं वो सब क्या है, किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है। हाइड्रोजन गैस इसमें भी बन रही है, इसमें भी बन रही है, लेकिन HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है। तो ये ज़्यादा जल्दी काम करेगा तो जल्दी ज़्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो वीक है तो वो धीरे काम करेगा और थोड़ी बहुत मात्रा में ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ज़्यादा बुदबुदाहट किस में होगी, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका मतलब ए में ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बनेगी, इस वजह से ज़्यादा उसके अंदर बुदबुदाहट होगी, ठीक है ना। तो सिंपल एक आंसर है इसका क्या, कि टेस्ट ट्यूब ए जो होगा उसमें एफरवेंसेस ज़्यादा होंगी, क्योंकि ए के अंदर HCl है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो बहुत ज़्यादा आयनीकृत होके हाइड्रोजन गैस बनाने में मदद कर रहा है। जबकि एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, जो आयनीकृत थोड़ा कम ही होता है, और इस वजह से उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो कम मात्रा में बनती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद आते हैं हम, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, ठीक है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो दही तो खट्टा होता है, इसका मतलब 6 से नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब, पहले तो आप ये समझो दही बनता कैसे है। आप दूध लेते हो, दूध में जामुन डलता है, अगर जामुन नहीं डालोगे तो दही नहीं बनता, ठीक है ना। तो यहाँ पे दही डालेंगे और दही डाल के वो जामुन बनाया, तो दूध को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, दही में। हुआ कैसे कि जो हमने जामुन डाला था उसमें कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। कौन से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो क्या काम करते हैं, जो दूध का लैक्टोज शुगर होता है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। तो आप सोच के देखो, पहले तो लैक्टोज शुगर थी, चीनी को समझ ले, कार्बोहाइड्रेट होता है,
और दही जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड है, तो जब एसिड बन रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका पीएच 6 से क्या करेगा, नीचे जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि दूध से जब हम दही बनाएंगे तो अगर इसका पीएच, सॉरी 6 था इसका पीएच, तो वो 6 से क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई। और इसमें उत्तर समझाना था तो वो आपने बता ही दिया कि लैक्टिक एसिड बनने की वजह से यहाँ पीएच जो है वो 6 से कम चला जाएगा। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक ग्वाला दूध वाला जो होता है, ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। पहले तो आप ये समझो, बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, NaHCO3, और वो तो बेसिक होता है, ठीक है, क्योंकि वो किससे मिलके बना है, देखो मैंने आपको एक बार पहले भी सिखाया था, ये दो परिवारों से संबंध रख रहा है ना। एक तो क्या किससे आया, ये बेस से, एक क्या आया है, एसिड से। ये वाला क्या है, NaOH, ये वाला क्या है, H2CO3। ये एक सोल्ट है जो किसकी वजह से बना है, एक बेस और एक एसिड को मिला के जो बनता है। लेकिन इसका बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो सोल्ट है इसका नेचर क्या होता है, हल्का सा बेसिक होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आपको ये पता चल गया कि बेकिंग सोडा थोड़ा क्षारीय होता है, तो दूध के पीएच के मान को उसने बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। अब समझो तुम, हमारा जो दूध है अगर उसका पीएच 6 से कम चला गया तो वो दूध कई देर तक हम, जो कच्चा दूध होता है, गर्म मत करो उसको, अगर हम ऐसे ही रख देते हैं, पूरा दिन रखा रहे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़राब होने लग जाएगा। ठीक है, जो वो बोलते हैं ना बैठ गया हमारा दूध, तो वो बैठने का मतलब क्या है, उसमें धीरे धीरे क्या बनने लग गया, एसिड बनने लग गया, उसका 6 का पीएच क्या चला गया, कम चला गया। जब ऐसा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसने बेकिंग सोडा क्यों डाला, कि अब जो दूध है उसमें उसने क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा तो क्या था, क्षारीय था। क्षारीय होने की वजह से इस दूध का पीएच अब 6 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि उसके अंदर एक बेस डाला गया है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा देर तक चलेगा। मतलब दूध ये क्या लेते हैं भाई, सुबह दूध लेते हैं ना, और उनको 9-10 बजे तक वो देते रहते हैं। तो अगर ऐसे में फट गया किसी का दूध जब उन्होंने गर्म किया, तो उसको बोलेंगे, तो वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाल दिया। बेकिंग सोडा डालने की वजह से क्या हो गया, उसका दूध क्षारीय हो गया, अब वो फटेगा नहीं। कई बार वो क्या करते हैं, इनफैक्ट सुबह का दूध बच जाता है तो वो भी शाम में ले आते हैं। तो वो अगर ऐसे हम करते, फॉर एग्जांपल घर पे कभी करके देखा कि कच्चा दूध सुबह रखो बाहर और शाम तक वो चल जाए, नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा डाल दोगे थोड़ा सा, तो वो चल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके दूध का पीएच बढ़ गया है और उसको अभी एसिडिक बनने में बहुत टाइम लगेगा, इस वजह से वो फटता नहीं है। ठीक है, या मतलब एक तरीके से कह लो वो दूध बैठता नहीं है। अगला है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दूध जो है वो बेकिंग सोडा डालने के बाद क्या बन चुका है, क्षारीय। ठीक है ना, पीएच 7 से ज़्यादा हो गया था ना। तो अब क्या है, अब तुम बताओ, एक दूध जिसका जो सही था 6 है, उसको हम 10 घंटे रखते हैं दबा के, तब वो क्या बनता है, दही। ऐसा ही होता है ना, मम्मी रात में जामुन लगा के रख देती है और फिर दही जम जाता है, सुबह देखते हैं तब। तो करीबन 10 घंटे 8 घंटे में वो क्या बन जाता है, वो दही बन जाता है। तो उसको इतने घंटे लगे, ठीक है ना, 10 घंटे लगा दिया हमने, 10 आवर्स। अब सोचो इसका जो दूध का पीएच है वो मान लो 8 हो रखा है। अब तुम देखो 6 से जब उसको दही बनना था, कम होना था, तो उसको 10 घंटे लगे। तो अब तो इसको कितने से जाना है, 8 से। पहले 8 से 7 पे आएगा, फिर 7 से 6 पे आएगा, तो 6 के बाद तो 10 घंटे लगने ही थे, और बाकी 8 से 6 जाने में तो टाइम लगेगा ना। इसका मतलब उसको ज़्यादा टाइम लगता है। पहले उसको क्या है, 6 से नीचे लेके आना था, अब उसको 8 से लाना है। तो इसका मतलब जो क्षारीय लवण डाला है, जिसकी वजह से जो दूध है उसका जो पीएच है वो बढ़ गया है, तो इस वजह से दूध से दही बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर पानी मिल जाए तो वो किस में बदल जाता है, जिप्सम में।
बदल जाता है। जबकि ये तो क्या था, पाउडर पीओपी तो, और ये क्या होता है, स्टोन जैसा हार्ड होता है। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी का मतलब होता है बेटा जिसमें नमी एंटर ना कर सके। एयर टाइट कंटेनर सुना होगा आपने, एयर टाइट कंटेनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखना चाहिए ताकि बाहर से हवा में जो नमी है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस तक ना पहुंच जाए, नहीं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहेगा, वो अंदर ही अंदर क्या बन जाएगा, जिप्सम। और जिप्सम को आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपने मान लो किसी डॉक्टर ने रखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस और वो खुले रख दिया, तो उसको डेंटिशन बनाना था, मतलब जो नकली दांत होते हैं ना उसको बोलते हैं, तो वो बनाना था डेंचर, वो भी नहीं बना पाया। अगर उसको प्लास्टर करना था किसी का तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या बन चुका है, वो जिप्सम बन चुका है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट कंटेनर में इसलिए रखना चाहिए ताकि वो नमी से बच सके और जिप्सम में ना बदले। ठीक है ना। अगली जो क्वेश्चन है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल। ठीक है, कोई भी 2 उदाहरण लिख लीजिए आप। एक है NaOH प्लस में HCl, NaCl प्लस में H2O। NaOH प्लस में H2SO4 will give rise to Na2SO4 प्लस में H2O। ये हो गई 2 रिएक्शन। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग कर दीजिए। धोने का सोडा जो होता है, सबसे पहले तो इसका उपयोग जो कांच साबुन कागज उद्योग होता है उनमें इस्तेमाल होता है, और दूसरा धावन जो सोडा होता है उसका उपचायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और एक जो धोने का सोडा होता है वो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए होता है। बेकिंग सोडा के उपयोग, एक तो उससे बेकिंग सोडा से हम अग्निशामक बनाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं। दूसरा बेकिंग सोडा को बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया है, चैप्टर कंप्लीट है। तो अब आपने आज क्वेश्चन आंसर करने हैं, कंप्लीट करके चैप्टर मेरे पास भेज देना है। ठीक है।